हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। सो आई एम कामिनी। तो ये आर्टिकल जो है आज से 2 महीने पहले मैंने रेडी कर लिया था, बट इसको टाइम नहीं लगा डिस्कस करने का। तो आज मैं ये आर्टिकल डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैम्पेड। क्योंकि इस साल में 2 बार स्टैम्पेड के केसेस आ चुके हैं, तो इसी वजह से यूपीएससी इसमें क्वेश्चन पूछेगा। ओके, अगर बात करें हम स्टैम्पेड के रिलेटेड टॉपिक, तो ये कौन कौन से एग्जाम हमारे जीएस के पेपर में कवर होगा उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये मेंस के फोकस, मेंस में अगर बात करें तो जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और जीएस थर्ड एंड जीएस फोर्थ, चारों पेपर्स में आर्टिकल कवर हो सकता है और मोस्ट चांस है कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। सबसे पहले बात करें जीएस 1 के लिए, तो ये सोसाइटी पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट जीएस 2 के लिए बात करें तो गवर्नेंस के लिए क्वेश्चन बन सकता है। अगर जीएस थर्ड की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम एथिक्स जीएस 4 की बात करें तो एथिक्स में ये डिस्कस किया जा सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। सब बट उससे पहले क्या करेंगे, हम एक कोटेशन पढ़ लेते हैं। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड एंड स्टॉप व्हेन यू आर डन, डेविड गॉगिन। ओके, इसकी कोट क्या बताता है कि जब तुम्हें थकन लगे या मुश्किल लगे उस वक्त रुकना नहीं चाहिए। थकन तो सबको होती है, लेकिन अगर तुम उसी वक्त रुक गए तो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। ओके, तो रुकना तब चाहिए, इनडायरेक्टली हम कहें, सॉरी डायरेक्टली हम कहें तो रुकना तब चाहिए जब तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया हो, अपना टारगेट ख़त्म कर लिया हो, अचीव कर लिया हो। अगर मैं आपको रियल लाइफ की एग्जांपल दूं तो सोचो कि तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ओके, तो रात को पढ़ते पढ़ते तुम थक जाते हो, नींद आती है और मन करता है कि अभी सो जाऊं। अगर तुम उस वक्त सो गए, रुक गए, तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और नेक्स्ट स्टेप तुम उस चीज़ को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे और रिग्रेट होगा। लेकिन अगर तुम सोच लो कि बस ये एक चैप्टर कंप्लीट करना है और करूँगी या करूँगा, और फिर चाहे तुम थक भी गए हो तो नींद आ रही हो, अपना टारगेट कंप्लीट करके ही रुकते हो। यानी कि इन शॉर्ट कहें कि थकन टेम्परेरी है लेकिन अचीवमेंट परमानेंट होती है। इसलिए रुकना तब जब काम डन हो जाए और सिर्फ टायर्ड होने की वजह से नहीं। ओके, काम खत्म करके ही रुकना चाहिए, अपनी थकन की वजह से नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं देने चाहिए। ओके, तो आई होप आपको इस कोट का मतलब समझ आ गया होगा और आपने अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट भी किया होगा कभी और करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज दिस स्टैम्पीड? स्टैम्पीड होता क्या है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो स्टैम्पीड एक क्राउड रश होता है, एक सडन मूवमेंट हो जाती है, रश ऑफ पीपल होता है किसी ऐसी स्पेस में, यहाँ पर पैनिक हो जाए, फियर हो जाए, एक्साइटमेंट हो जाए। ओके, और साथ में किसी को इंजरी हो जाए और किसी इस रश की वजह से डेथ हो जाए और कुचले जाए। ओके, तो स्टैम्पेड को अगर हम बात करें कि इसको सिर्फ पैनिक के बारे में ही नहीं कह सकते। स्टैम्पेड का मतलब होता है कि एक स्क्वायर मीटर में 5 लोगों की जगह है, अगर 5 लोगों की जगह से वो लोग 10 हो जाए तो उसको भी आप स्टैम्पेड कहोगे। और ये मोस्टली कहाँ अक्कर होते हैं? रिलीजियस गैदरिंग के साथ, फेस्टिवल्स में, प्रोटेस्ट में, स्पोर्ट इवेंट्स में, इवैक्यूएशन में। ठीक है, अब हम साथ साथ में एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्पोर्ट इवेंट्स की बात करते हैं। तो अभी क्या हुआ था, विराट कोहली की टीम जीती थी। ठीक है, तो उसमें जितनी स्पेस थी लोगों के आने की उससे ज़्यादा रश हो गया था, उसकी वजह से काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए थे। ओके, देन डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लासिफिकेशन में स्टैम्पेड की कैटेगरी में इसको मैन मेड डिजास्टर बोला गया है एनडीएम के द्वारा। ओके, तो अब बात करते हैं कि इसके कॉजेज क्या हैं। इसके मेन कॉजेज तो 3 हैं। फर्स्ट कॉजेज है स्ट्रक्चरल कॉजेज,
एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज और साइकोलॉजिकल कॉजेज। ओके, एक एक करके इसको समझते हैं। स्ट्रक्चरल कॉजेज क्या होते हैं? नैरो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, यानी कि जब रश हो जाए, ठीक है, एक ही टाइम में इमरजेंसी हो जाए बट नैरो एग्जिट और एंट्री पॉइंट हो, तब ये स्ट्रक्चरल कॉजेज में आता है। और इसकी एग्जाम्पल 2008 में नैना देवी टेम्पल में हिमाचल प्रदेश में देखी गई है। इनएडिक्वेट वेंटिलेशन और लाइटनिंग। ओके, जब पैनिक इंक्रीज हो जाए तब वहां पर वेंटिलेशन कम हो, यानी कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो और जगह जो वहां की लाइटनिंग प्रॉपर ना हो, वो ऐसा ही केस हुआ था 2022 में वैष्णो देवी श्राइन में। ओके, देन वीक और इनएडिक्वेट बैरिकेड्स, टेम्परेरी और वीक बैरिकेड कोलैप्स हो जाते हैं क्राउड के प्रेशर से, और ऐसा ही केस हुआ था 2010 प्रतापगढ़ आश्रम ट्रेजेडी में। स्लिपरी, मडी और ब्रोकन पाथ, अगर लोग गिर रहे हैं, कोज कर रहे हैं, यानी कि वहां पर अगर पाथ जो हैं वो मिट्टी से बने हुए हैं, ब्रोकन हैं, तब भी ये पैनिक होता है। इसको आप स्ट्रक्चरल कॉजेज में अलाओगे। 2011 का सबरीमाला स्टैम्पीड भी इसी कैटेगरी में आया था। लैक ऑफ इमरजेंसी एग्जिस्ट, नो अल्टरनेटिव रूट ड्यूरिंग क्राइसिस, यानी कि अगर किसी भी संस्था का आप मान लो कि ये एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, इमरजेंसी कोई भी एग्जिट नहीं है, तो वहां पर भी आपका स्ट्रक्चरल कॉजेज क्रिएट होता है। जैसे कि 2014 में उड़ीसा फर्नल स्टैम्पीड का केस हुआ था। ओके, देन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन रोड, जैसे कि रोड तो बड़ा है बट उस रोड में वेंडर्स ने अपने ठेले लगा रखे हैं, ठीक है, पुलिस के बैरिकेड लगे हुए हैं, और जब ऐसी रश और क्राउडेड इम्प्लीमेंट होता है, आता है, तो इनको जगह नहीं मिलती प्रॉपरली, तो ब्लॉक हो जाता है फ्लो। और ऐसा ही केस देखने को मिला 2016 में एल्फिंस्टोन ब्रिज ट्रेजेडी मुंबई में। नो क्राउड सेगमेंटेशन जोन, यानी कि जोनिंग, और यानी कि जैसे रिलीजियस यात्रा और फेयर्स मेला लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी इसकी वजह से क्या होता है, लोगों का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट साइकोलॉजिकल कॉजेज की। तो मास पैनिक और हिस्टीरिया, जब लोग फियर के साथ कोलैप्स हो जाते हैं, कोई फायर लग जाती है, ठीक है, तब डर का माहौल बन जाता है, इरेशनल फीलिंग हो जाती है। ऐसा ही केस देखने को मिला 2022 असंख्य यात्रा स्टैम्पीड का। हर्ड मेंटालिटी, लोग जो हैं वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी और क्योस। जब टेंशन होती है ना, प्रेशर होता है, तो लोग ब्लाइंडली किसी पर भी अपनी जान बचाने के लिए क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं। कॉमन इन ऑलमोस्ट ऑल स्टैम्पीड, ये सारी की सारी स्टैम्पीड में कॉमन ही पाया जाता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो लोगों में डर उत्पन्न होता ही है। रूमर स्प्रेड, कहीं पर अगर कोई फेक न्यूज़ फैला दी, जैसे बॉम्ब स्केयर के बारे में फैला दी, ऐसे ही 2005 में मंदर देवी टेम्पल में हुआ था। ग्रीड और अर्जेंसी, जैसे कोई लिमिटेड चीज़ हो, पीपल रश फॉर लिमिटेड आइटम, जैसे प्रसादम के लिए लिमिटेड हो, फ्री बेरीज हो, टिकट्स हो, तो उसके लिए लोग अपनी ग्रीड दिखाते हैं, हाँ कि हमें ये चीज़ मिल जाए, तो धक्का मुक्की होती है। ओके, तो 2015 में आंध्रा में पुष्करलू इवेंट में ये हुआ था। ओके, केरलू इवेंट में रिलीजियस फेवर, डीप इमोशनल अटैचमेंट होती है लोगों के साथ, और इसकी वजह से ये फॉरवर्ड होते हैं, जैसे 2011 में हरिद्वार और सबरीमाला इवेंट। अभी 2025 में केस हुआ था कुंभ मेला का, वहाँ भी बहुत भगदड़ मची थी, बहुत लोगों की जान गई है। ओके, उसके बाद एक विराट कोहली के जो कर्नाटका का था, आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, बट कर्नाटका में बेंगलुरु टीम जीती थी। ओके, तब भी ये स्टैम्पीड हुआ है। और लैक ऑफ अवेयरनेस रहती है, पब्लिक अनअवेयर रहती है एग्जिट से, लोगों को अवेयर नहीं होता कि एग्जिट कहाँ है, वो एंट्री के साथ से ही निकलते हैं। सेफ्टी नॉर्म्स इम्प्लीमेंट नहीं होती, क्राउड का बिहेवियर इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्राउड का बिहेवियर सही से नहीं होता। और 2014 में नासिक कुंभ में भी यही चीज़ इम्प्लीमेंट हुई थी, हीट, क्लस्ट्रोफोबिया, फैटिक।
ओके, लॉन्ग वेट्स इन हीट, लोगों को गर्मी में रहना पड़ता है, इरिटेशन होती है, सडन सर्जेस होती हैं, जैसे 2024 में हाथरस इंसिडेंट्स हुआ था उत्तर प्रदेश में। ये सारी की सारी एग्जाम्पल हमारी इंडिया में है। ओके, देन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज की बात करें तो अंडर एस्टिमेशन ऑफ क्राउड साइज, कहीं पर अगर कोई मेला इंस्टॉल कराना है, रिलीजियस फेस्टिवल इंस्टॉल कराना है, तो अथॉरिटी को पता नहीं होता कि कितनी कैपेसिटी हो सकती है। ऐसा ही केस हुआ था 2013 में इलाहाबाद कुंभ मेला। नो रिस्क असेसमेंट और SOPs, ठीक है, यहाँ पर लैक ऑफ प्लानिंग होती है। क्राउड कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी एग्जिट के लिए प्लानिंग प्रॉपर नहीं की जाती। और 2008 में जोधपुर चामुंडा देवी स्टैम्पिड हुई थी। इनएडिक्वेट पुलिस और वॉलंटियर प्रेजेंस, लैक ऑफ ट्रेन स्टाफ, यानी कि यहाँ पर ट्रेन स्टाफ नहीं होता जो पैनिक और फ्लॉग को मैनेज कर सके। और 2024 में हाथरस इनसफिशिएंट पर्सनल केस हुआ था। इसी के साथ VIP मूवमेंट जो होती हैं, ये देखा ना कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो VIP मूवमेंट भी होती है, उसकी वजह से भी पब्लिक डाइवर्ट होती है, उनको क्लियर पाथ का पता नहीं चलता, क्योस क्रिएट होता है। 2016 में पटना गांधी मैदान में ये हुआ था। फेलियर टू एक्ट ऑन वार्निंग, प्रायर वार्निंग नहीं दी जाती, पास्ट इंसिडेंट्स इग्नोर किए जाते हैं, जैसे कि 2017 में मुंबई एल्फिंस्टन की स्टैम्पिड हुई थी। नो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता। CCTV कैमरेज, ड्रोन्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ये सब चीज़ें जो है मिसिंग होती हैं। ये सारी की सारी स्मॉल टाउन और मेलाज में नहीं होती। ओके, देन बात करें परमिशन गिवन विदाउट प्लानिंग। ओके, इवेंट को प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट नहीं की जाती, बट इवेंट को अप्रूव कर दिया जाता है। 2024 में हाथरस प्राइवेट इवेंट ओपन लैंड में ऐसा ही एक केस निकल के आया है। देन बात करें गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एंड लीगल फ्रेमवर्क की, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रिलीज्ड स्पेसिफिक गाइडलाइन, इन्होंने गाइडलाइन दी है कि कैसे क्राउड को मैनेजमेंट करना है। एम्फसाइज प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है, ट्रेंड करना है पर्सनल्स को कि कैसे मेंटेन कर सकें ये स्टैम्पिड को। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में कि SOP को पिलग्रिम्स और फेस्टिवल क्राउड मैनेजमेंट को करना होगा, डिटेल्ड दी हुई है SOPs के ऊपर। एम्फसाइज्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड ऑफिशियल, ये बात की गई है कि डिटेल्ड SOP को दिया जा रहा है कि पिलग्रिम और फेस्टिवल और क्राउड मैनेजमेंट कैसे करनी है। ओके, एम्फसाइज करना है अकाउंटेबिलिटी को स्टेट ऑफिशियल के साथ। अगर हम बात करें नेक्स्ट, नेशनल बिल्डिंग कोड एंड अर्बन प्लानिंग, मैंडेट करना है कि मिनिमम सेफ्टी नॉर्म्स हो पब्लिक स्पेसेस में, इंटीग्रेशन हो इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो इवैक्यूएशन प्लान भी रेडी होना चाहिए। अगर हम इसके वे फॉरवर्ड की बात करें कि हम स्टैम्पिड से कैसे बच सकते हैं, तो प्री इवेंट प्लानिंग होनी चाहिए, रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, सर्विलेंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस का कोऑर्डिनेशन ज़रूर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेजर करना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्राउड की साइकोलॉजी को समझना चाहिए, लीगल और पॉलिसी इंटरवेंशन ज़रूर होना चाहिए स्टैम्पिड के लिए, पोस्ट इवेंट एनालिसिस भी करनी चाहिए और उससे सीख कर ही आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। एट द लास्ट, ये रियल सक्सेस तब मानी जाती है कि हम डिजास्टर से पहले ही ऐसी प्लानिंग करें कि स्टैम्पिड हो ही ना। ओके, तो आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें मेहरा मास्टरी क्लासेस फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद।